हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट्स। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताना चाहूँगी बेस के लिए, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड है वो कब हुई। तो इन 1934 एम.एन. रॉय वॉज फर्स्ट टाइम पुट फॉरवर्ड आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो एम.एन. रॉय थे उन्होंने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था इन 1934। देन इन 1935 जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने ऑफिशियली डिमांड की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। आफ्टर दैट इन 1940 द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने फाइनली 1940 में एक्सेप्ट कर लिया इस प्रपोजल को। फिर उन्होंने 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा इंडिया में, जो कि एक मेंबर थे ब्रिटिश कैबिनेट के। वो प्रपोजल के साथ आए कि एक उन्हें यहाँ पे इंडिया में एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए, जिसे हम क्रिप्स मिशन भी कहते हैं। ठीक है, तो उनका ये प्रपोजल था कि दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया वाज टू बी फ्रेम बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय द इंडियन पीपल। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो इंडियन पीपल से ही इलेक्ट होके बनेगी। बट दिस प्रपोजल रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशंस थ्योरी, एज दे वांटेड टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वन फॉर इंडिया एंड वन फॉर पाकिस्तान। तो इसमें क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग है उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, जो कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने दिया था। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि हमें तो भाई एक अलग नेशन ही चाहिए, हमें अलग कंट्री बनानी है, एक पाकिस्तान और एक इंडिया अलग अलग चाहिए। तो ये क्या था कि जो क्रिप्स मिशन है वो इस तरीके से फेल हो गया। देन आफ्टर क्रिप्स मिशन इन 1946 द कैबिनेट मिशन। फिर क्या हुआ, 1946 में कैबिनेट मिशन आया जिसमें कि 3 लोग थे। कौन कौन थे? लॉर्ड पैथनिक, सर स्टैफर्ड क्रिप्स एंड ए.वी. अलेक्जेंडर। ठीक है, वो आए थे, वो भी वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करने आए थे। ठीक है, तो उन्होंने जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको रिजेक्ट किया। लेकिन जो मुस्लिम लीग्स की कुछ जो आइडियाज़ थे जिससे वो सेटिस्फाइड हुए, तो उन्होंने वो बोला कि भाई अलग तो हम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ जो आइडियाज़ हैं उनको एक्सेप्ट करके उन्होंने सेटिस्फाइड कर दिया मुस्लिम लीग को। देन ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन 9th of November 1946। तो 9 नवंबर 1946 को क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी फर्स्ट। मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। सो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पार्शियली इलेक्टेड थी एंड पार्शियली नॉमिनेटेड थी। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389, ऑफ whom 93 वर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द इंडियन स्टेट्स एंड 292 फ्रॉम द प्रोविंसेस। यानी कि जो टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो थी 389, जिसमें से 296 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के थे, यानी जो प्रोविंसेस थी, एंड 93 जो थे वो प्रोविंसेस के थे, आई मीन प्रिंसली स्टेट्स के थे। ठीक है, सो जो 93 थे प्रिंसली स्टेट्स के वो नॉमिनेटेड थे, जिन्हें प्रिंसली स्टेट्स के हेड नॉमिनेट करते थे, और जो 296 पीपल्स थे
ब्रिटिश इंडिया के जो प्रोविंसेस के थे उन्हें इलेक्ट किया जाता था। ओके, नेक्स्ट, each province and each Indian state were allotted seat in the proportion of its population roughly in the ratio of 1 to a million, यानी कि एक सीट 10 लाख पीपल को अलॉट होती थी, यानी कि 10 लाख पीपल का एक लीडर था। ओके, द सीट so ascertained were distributed among the main communities in each province. The main communities recognized were Sikh, Muslim and General. So three communities मतलब डिवाइड की थी कि सिख होंगे, मुस्लिम होंगे एंड जनरल होंगे। जैसे कि अगर मुस्लिम का कोई है लीडर तो वो उसकी ही कम्युनिटी सिर्फ उसे वोट देगी, यानी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी का सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है, तो उसको मुस्लिम वोट देंगे और जो रिप्रेजेंटेटर होगा वो इलेक्शन के बाद कहाँ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन में पार्ट लेने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से 3 जो कम्युनिटीज थी उनको डिवाइड कर दिया गया था, सिख, मुस्लिम एंड जनरल। द ओल्डेस्ट मेंबर वॉज इलेक्टेड एज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि उस टाइम पे अभी इलेक्शन के बाद ही तो वो डिसाइड करेंगे ना प्रेसिडेंट कौन होगा, तो उन्होंने टेम्पररी किसको बना दिया प्रेसिडेंट, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, अब जब ये सारी चीज़ें हो गई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या किया, प्रपोज किया। ठीक है, जिसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये थे, फर्स्ट देखिए, टू फॉस्टर यूनिटी ऑफ द नेशन एंड टू एंश्योर इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी, टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू प्रोक्लेम इंडिया एज अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसका फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये था कि ये इंडिया को एज अ सोवरेन कंट्री बनाना चाहते थे। सेकेंड है टू हैव अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर्स एंड द स्टेट्स। इसमें ये था कि जो पावर्स हैं वो स्टेट्स एंड सेंटर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड हों। ठीक है, नेक्स्ट, टू गारंटी एंड सिक्योर जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि इसमें हर एक जो व्यक्ति है इंडिया का उसको गारंटी दी जाएगी उसके फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए, एक्सप्रेशन, उनको हर एक चीज़ की फ्रीडम होगी। ठीक है, नेक्स्ट, टू प्रोवाइड एडुकेट सेफगार्ड फॉर द माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज एंड डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि जो भी बैकवर्ड क्लास है या जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको एक सेफ्टी भी देगा। ठीक है, नेक्स्ट, टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ टेरिटरी, रिपब्लिक एंड सोवरेन राइट्स ऑन लैंड, सी एंड एयर अकॉर्डिंग टू जस्टिस, द लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशंस। ठीक है, यानी कि जो सोवरेन राइट्स हैं, टेरिटरी के, लैंड है, सी है, एयर है, उन सबको मेंटेन रखा जाएगा। Last one is to attain rightful and honored place in the world to make its full willing contribution to the promotion of the world peace and welfare of mankind। ठीक है, मतलब कि जो इंटीग्रिटी है उसको बरकरार रखेगा और एक वर्ल्ड के जो लेवल है उस पर एक अच्छा काम करेगा। ठीक है, शांति बनाएगा। तो जो इनका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ये जो भी पॉइंट्स थे इन सबको क्या किया गया, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे उन्होंने इसको 22 जनवरी 1947 को क्या किया, पास कर दिया। ठीक है, अब देखिए जो हमारी ये सारी बातें चल रही थी वो क्या थी, 1947 की, 22 जनवरी की, यानी कि उस टाइम पे हमारा क्या था, भारत आज़ाद नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि 20 फरवरी 1947 को जो क्लाइमेट इटली थे उन्होंने क्या अनाउंस किया कि वो इंडिया से अपने सारे जो भी
उनके जो भी अधिकार वगैरह वो हटा लेंगे और इंडिया को एज अ सोवरेन कंट्री दे देंगे। तो फिर 3 जून 1947 को फाइनल थी, लास्ट डेट थी, और 15 अगस्त के बाद, यानी कि 15 अगस्त को फाइनल किया गया था कि वो अब यहाँ से लाइक सारे अधिकार अपने ले लेंगे। तो फिर 15 अगस्त के बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया और फिर पार्टीशन भी हो गया। ठीक है, पाकिस्तान अलग हो गया और इंडिया अलग हो गया। ठीक, तो अब क्या था, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज केम टू 299। पहले कितनी थी, 389, फिर अब कितनी हो गई 299, क्योंकि अब पाकिस्तान में कुछ जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे या जो भी जिन लोगों को जाना था वो लोग उसमें चले गए, तो इसमें कितने रह गए फिर इंडिया में 299। फिर 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, फाइनली अप्रूव्ड हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि हाँ भाई ये फाइनल है, अब इसको ही अप्लाई कर दीजिए। तो फिर आप ये देखिए 3 पॉइंट्स और भी इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम पे और भी कुछ चीज़ें थी जो इम्पॉर्टेंट थी। वो क्या क्या हुई, फर्स्टली अडॉप्टेड इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन 22 ऑफ जुलाई 1947, यानी 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ, इंडियन फ्लैग को अडॉप्ट किया गया। सेकेंड इज अडॉप्टेड नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग ऑन 24 ऑफ जनवरी 1950, यानी 24 जनवरी 1950 को हमारा जो नेशनल एंथम है और जो नेशनल सॉन्ग है उसको अडॉप्ट किया गया। और फिर इलेक्शंस के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट बने इंडिया के, कब बने, 24 जनवरी 1950। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड गॉन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 60 कंट्रीज, इट टुक 2 years 11 months and 18 days for the constitution assembly to finalize the constitution. Total expenditure incurred on making constitution was 60 lakh। इसमें क्या बोला गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे उन्होंने 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया, फिर उसमें से जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स है या जो भी हमारे इंडिया के हिसाब से लाइक फिर फिट बैठ रहे थे कि हाँ ये सही है, तो उसको अडॉप्ट किया, और जो भी उसमें कमियां थी उनको सुधार करके लाइक उससे कुछ उसमें कुछ अच्छा ऐड करके उसको एक्सेप्ट किया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना टाइम लगा था, 2 years 11 months and 18 days, एंड इसमें टोटल जो खर्चा था वो 60 लाख का था। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना तो लाइक कोई छोटी बहुत बड़ी बात तो थी नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट बनाना एक बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि इंडिया में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग भाषा है, तो इसलिए क्या किया गया कि हर एक चीज़ के लिए अलग अलग कमेटीज़ बनाई गई, और फिर वो सारी जो कमेटीज़ होती थी वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती थी उनको रिकमेंडेशन अपनी भेजती थी। तो आपके सामने की टेबल शो हो रही होगी कि कौन कौन सी कमेटीज़ बनी एंड उसमें चेयरमैन भी कौन कौन थे। ठीक है, तो सबसे मेन जो कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो ये कब बनी, 29 अगस्त 1947 को, और इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो अलग अलग कमेटीज़ हैं वो इन्हें अपनी रिकमेंडेशन देती थी, फिर जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उन सभी रिकमेंडेशन के बेसिस पे क्या करती थी, ड्राफ्ट बनाती थी, ड्राफ्ट रेडी करती थी। ठीक है, सो ऑन द प्रपोजल्स ऑफ वेरियस कमिटीज, ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के आगे वो उन्होंने लिख शो किया। वो कब किया, 21 ऑफ फरवरी 1948। उन्होंने 21 फरवरी 1948 को पहला ड्राफ्ट शो किया था कि ऐसे ऐसे होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें सब लोगों ने कमियां निकाली, तो फिर उन्होंने सेकंड ड्राफ्ट कब दिया, अक्टूबर 1948 में। फिर थर्ड कब दिया, 4 नवंबर 1948 को।
फिर 4 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक उस पर डिस्कशन होता रहा, उसमें सारी जो चीज़ें थी उनको ऐड की गई, उसमें सुधार किया गया। फिर फाइनली जो ड्राफ्ट है वो कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो ऑन दिस डेट द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली वॉज अपेंडेड टू इट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिक्लेयर्ड एज पास्ड। यानी कि 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पास डिक्लेयर कर दिया गया था, बट अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, इलेक्शंस एंड प्रोविजनल पार्लियामेंट एक्सेट्रा वर implemented with immediate effect, that is from the 26th November 1949। जो कुछ चीज़ें थी जैसे सिटीजनशिप है, इलेक्शंस हैं, या मतलब जिनके बिना काम नहीं चल सकता, जो बहुत ही मस्ट थी, उन्हें क्या किया गया, तुरंत ही इम्प्लीमेंट कर दिया गया। कब से? 26 नवंबर 1949 से। लेकिन जो बाकी के प्रोविजंस थे उन्हें कब किया गया? 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, और इस डेट को क्या किया गया? डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। अब आप ये सोचेंगे कि जब 26 जनवरी 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी था, तो फिर 26 जनवरी 1950 तक का वेट क्यों किया गया? तो ऐसा इसलिए था क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि भी हमने लाहौर अधिवेशन में क्या कहा था कि जो 26 जनवरी 1930 है उसको पूर्ण स्वराज उन्होंने डिक्लेयर किया था भारत को। तो उन्होंने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट होगा 26 जनवरी 1950 से ही, क्योंकि उन्होंने 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे क्या किया था? तिरंगा फहराया था। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हमने जब पूर्ण स्वराज जिस दिन डिक्लेयर किया था तो उसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करेंगे। सो 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे एवरी ईयर। सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज ऑन कमेंट। So we will meet in our next video. So till then, bye bye, take care.